यस सर। कुछ नहीं, इंतजार कर रखी थी। 12:50 हो गए सर। चले। हाँ जी एवरीवन, आ गए हो? यस सर। कोई ऐसा जो गायब हो? माता जी हो? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो। हाँ जी राहुल जिंदल, मुस्कान सिंगला। यस सर। ये चलो आ जाओ। स्नेहा आगे बच्चा। मुस्कान बंसल। सर। चलो आ जाओ, निकाल लीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, जितने भी होते जाएंगे साथ साथ करते जाएंगे। पढ़ो भी। सबसे पहला क्वेश्चन, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर टू। वासु क्या होगा? डिजायर होती है खाली, या नीड होती है, या क्वांटिटी डिमांड होती है, या क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताओ फटाफट। डी ऑप्शन। डी। क्यों है? रीजन है क्योंकि ऑब्वियस है, खाली डिजायर नहीं है, खाली नीड नहीं है, और खाली क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो पर्टिकुलर प्लेस पे जो टाइम पे आपके पास प्राइस के साथ जो आती है वही आपके पास एक्सप्रेस ऑफ डिमांड का एग्जांपल है ये। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? डी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या होता था कॉन्ट्रैक्शन? आज था जब ऑब्वियस है क्या हो रही होती थी? डिमांड कम हो रही होती थी। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो आंसर क्या आना चाहिए बताइए? इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस। ऑब्वियस है डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आंसर इज बी। हाँ जी, मिल रहा है सभी को? साथ साथ करते जाइए ना, साथ साथ क्वेश्चंस करते जाइए, इससे आसानी रहेगी आपको। कर रहे हो साथ साथ? लिख रहे हो साथ साथ? कैसे करना है मतलब? 1 A B C D, फर्स्ट ए आंसर जो आया, सेकंड का, बी का, लिखते जाइए ना अपनी कॉपी में, नोटबुक में। इससे आसानी रहेगी, तुम्हें प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी। खाली सुनने से क्या काम चलेगा? थोड़ा रिस्पॉन्स आता है इससे। हाँ जी आगे चलिए। But one of the all following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for the commodity. बताइए, इंडिविजुअल डिमांड किसके ऊपर बेस्ड होती है? सारी चीजें सेम रहेंगी, पर किसके ऊपर बेस होती है? प्राइस के ऊपर। यस सर। डिमांड कर्व किसके ऊपर बेस होता है? प्राइस। तो आंसर है प्राइस के ऊपर सर। आंसर क्या आएगा? टी सर, प्राइस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कौन कौन से होते हैं? टी या कॉफी या टी शुगर? जल्दी बोलो। कॉफी। आंसर इज बी। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, दो एक्सिस हैं, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना, 1 होता है। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी बता रहा हूं, ये देखिए ये ग्राफ। अगर नोट्स पढ़े होंगे तो सबने देख लिया होगा ये ग्राफ, फिर भी दिखा देता हूं। हाँ जी दिख रहा है? यस सर। यस सर। मिड पॉइंट पे होगा तो 1 होगा, ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, नीचे होगा तो लेस देन 1 होगा, सबसे नीचे 0 और ऊपर सबसे इन्फिनाइट। दिख रहा है? यस हाँ जी, सर। याद आ गया सभी को? अगर एक पॉइंट इलास्टिसिटी शो करना हो तो इस तरह से शो कर सकते हैं। आ जाइए। 6th, लॉ ऑफ डिमांड assuming other things remains constant establish relationship between, किस किस के लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बनाता है बताइए? प्राइस और डिमांड में। तो ऑब्वियस है इनकम के साथ तो कोई मतलब नहीं होता ना लॉ ऑफ डिमांड का, प्राइस और डिमांड के साथ ही। तो आंसर इज, बताइए, बी ऑप्शन। हाँ जी, चले सब लोग यहां तक? कोई दिक्कत? नो सर। Identify the factor which generally keeps the price elasticity of demand for a good low. क्या आना चाहिए इसके आगे? ध्यान से पढ़िए। Close substitute for that good. देखो क्या आना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से क्लोज सब्स्टिट्यूट कैसे आ सकता है बताओ? It's low price. इट्स लो प्राइस। कैसे आया इट्स लो प्राइस? रितु पढ़ के बताओ। आप कनेक्ट करके देखो। कहता है विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड
जिसकी डिमांड ऑब्वियस है, प्राइस इलास्टिसिटी फॉर ए गुड लो होती है किसकी? जिसका प्राइस लो होता है। जिसका प्राइस ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जिसका प्राइस आपका बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक कार है 50 लाख की, तो नेचुरल सी बात है 60 होगी तो उसका फर्क भी ज्यादा पड़ेगा, 40 होगी तो उसका फर्क भी ज्यादा पड़ेगा। बट एक माचिस है जिसका प्राइस बहुत गुड है, लो है, तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है एकदम? हाँ जी मुस्कान सिंगला, क्या इंपैक्ट पड़ता है? No, sir. तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या आएगा? फॉर ए गुड लो इट्स लो प्राइस। लो प्राइस पे आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? पहले बताइए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट आया तो प्लीज बताइए मुझे, फिर आगे बताऊंगा। सर एक बार दोबारा बता दो। खुशी एक बात का आंसर दो। कहता है आइडेंटिफाई करो वो फैक्टर जो आपको प्राइस इलास्टिसिटी फॉर ए गुड लो बताए, मतलब कम बताए प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें लो इंपैक्ट आए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। किस पे आता है? इट्स लो प्राइस। लो प्राइस पे तो डिमांड पे इंपैक्ट कम आता है जिन प्राइस गुड्स का डिमांड लो होता है। मतलब लो प्राइस होता है जिन गुड्स का प्राइस, जिनका प्राइस हाई होता है तो उसका डिमांड ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, इसलिए वो नहीं आ सकता। कौन सा आ सकता है? जिसका प्राइस लो होता है। अब क्लियर हुआ? यस सर। मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हर क्वेश्चन के पीछे आपको रीजंस मिलेंगे, विद रीजंस आंसर्स लिखे हुए, चेक कर सकते हो, अभी दिखा दूंगा। आगे वासु, आइडेंटिफाई करो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ इट डिमांड इज स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन प्राइस। क्या आना चाहिए? डिमांड में ऑब्वियस है स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन प्राइस, प्राइस से कम फर्क आ रहा है। बता क्या होना चाहिए? रिलेटिवली इलास्टिक, स्मॉलर देन 1 या इन इलास्टिक या ग्रेटर देन 1? दोबारा सोच लो, जल्दी सोचो। ग्रेटर देन 1। दोबारा पढ़, दोबारा। Smaller than 1. स्मॉलर देन 1 क्या पढ़ रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन, डिमांड में कम चेंज आ रहा है, परसेंटेज फॉल इन प्राइस, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए। लेस देन 1 तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन 1। हाँ जी, आंसर इज, बताइए क्या आएगा? सी। क्लियर है सबको? यहां तक कोई दिक्कत? राहुल जिंदल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, कैसी गुड्स है राहुल? इंफीरियर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी इंफीरियर गुड्स के केस में? अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग, अच्छे लोग भी खरीदने लग जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगा तो लोग ऑब्वियस है डिमांड कम करते चले जाएंगे। तो इस केस में जब आपके पास इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ने पर क्या होता है? बताइए, लोग घटिया पदार्थों को छोड़ देते हैं या पकड़े रखते हैं इनकम बढ़ने पे? छोड़ देते हैं। तो कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? जैसे इनकम बढ़ गई मेरी, मैं घटिया पदार्थों को छोड़ना शुरू कर देता हूँ, मैं अच्छे क्वालिटी के गुड्स को खरीदूंगा। तो इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड की डिमांड गिरी, इनकम कम होगी, मेरे को इंफीरियर पे आना पड़ जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों को इंफीरियर पे आना पड़ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप। हाँ जी, 10th, इफ डिमांड फॉर गुड्स इज इनइलास्टिक, मतलब जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इनइलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 है। इंक्रीज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर, बताइए टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? डिमांड फॉर गुड्स इनइलास्टिक है, अब प्राइस बढ़ गया, हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है। ध्यान से सोच के देखना, मेरा प्राइस 10 था, डिमांड थी 10, मेरा खर्चा स्नेहा कितना था? 100। Yes, sir. प्राइस 10 से मेरा 12 हो गया, पर डिमांड इनइलास्टिक है, वो 10 ही करनी है, मुझे करनी ही करनी है। अब बताइए मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 120. तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया 100 से? बताइए एक्सपेंडिचर क्या हो गया बच्चों? 100 से 120 इंक्रीज या डिक्रीज? बताइए। इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा? बताइए। बी। क्लियर हुआ सबको? बताइए यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। ओजस, यहां तक कोई डाउट? अंकित? नो सर। आ जाइए, आगे बढ़िए। इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, मिल रहा है सभी को? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रिमेन अनचेंज्ड, डिमांड कर्व कैसा होगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज्ड, खुद सोच कैसा होगा? वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल होगा? पहले तो ये बताइए वर्टिकल कैसा होता है, हॉरिजेंटल कैसा होता है? हाँ जी,
ये क्या होता है? हॉरिजेंटल। ये क्या होता है? वर्टिकल। सर सीधा या वर्टिकल ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल? ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल। यस सर हॉरिजॉन्टल। सर वन ये अच्छा, वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल। अब समझ में यस आ गया? सर। यस सर। ये वर्टिकल, प्राइस कुछ भी है, डिमांड वहीं अड़ी हुई है। बताइए कैसा कर्व होगा? बताइए। वर्टिकल। वर्टिकल कर्व। चलिए, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, ध्यान से पढ़ना, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोको कोला। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया है, अब डिमांड किसकी घटेगी? घटेगी या बढ़ेगी? वी विल एक्सपेक्ट डिमांड कर्व कैसा होगा कोको कोला का? Shift rightwards. राइटवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड होगा, कैसा ऑप्शन होगा? बी सर। राइटवर्ड सर। राइटवर्ड। बाकी बताइए। शिफ्ट टू द आंसर इज बी। बताइए। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग किसकी डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर देंगे? कोक की। तो जब कोक की डिमांड ज्यादा करेंगे तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइए सब लोग। हाँ जी बताइए। हाँ जी रितु। यस सर। क्लियर? चलें आगे। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। यस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सब फॉलोइंग हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के। कौन कौन से? टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, क्वांटिटी सप्लाइड है, पढ़ाया No, था मैंने sir. कहीं पे? नो सर। आंसर इज बी ऑप्शन। क्वांटिटी सप्लाइड। यस। 14th पढ़िए। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बताइए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बताओ किससे आएगा? बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंक्रीज इन First डिमांड या option. डिक्रीज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? किसकी वजह से? ऑब्वियस है, नेचुरल सी बात है, डिमांड कर्व को आप एक्सप्लेन कर सकते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से ना। हाँ जी क्लियर है? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट 15th पढ़िए। इफ प्राइस डिक्रीज पेप्सी का, किससे? रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप। प्राइस डिक्रीज हो गया पेप्सी का, अब क्या होगा? बताइए। बताइए क्या होगा? सब भी बताइए क्या होना चाहिए? कोक एंड 7 अप की डिक्रीज हो पेप्सी की रही है। डिमांड बढ़ेगी, पर लिखा नहीं हुआ कहीं भी पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। कौन कह रहा है ये बात? आशीष जी कहाँ लिखा हुआ है पेप्सी की डिमांड? मैं बोल रहा हूँ। बी ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ। कौन? माता जी। अर्पित सर। हाँ तो बता कहाँ लिखा कोक हुआ और है? 7 अप की डिक्रीज हो जाएगी। कोक और 7 अप की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है पेप्सी का प्राइस गिर गया तो नेचुरल सी बात है पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, बट लोग कोक और 7 अप को छोड़ के आ जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कोक और 7 अप क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड। आंसर इज कहने का मतलब तो वही था मेरा। डी। ऑप्शन अच्छा में देखे कहने मैंने। का ऑप्शन था ना, पर ऑप्शन देखने हैं ना। इफ ए गुड इज लग्जरी, बताइए कैसी होती है? गुड लग्जरी है तो बताइए लग्जरी गुड्स में क्या होता है? इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हिमांशु जॉब लग गई तेरी सीए बन के, सैलरी है हाँ जी, 80,000 स्टार्टिंग, हाँ जी सर। 1 लाख, हाँ जी। ठीक है। अब इनकम होगी 1.25 लाख, मेट्रो पे जाएगा गाड़ी से? तो गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से जाएगा तो गाड़ी कितने की आएगी? 10 लाख की या 1 लाख की? तो 10 लाख की आएगी। 10 लाख की इनकम तो 20,000 बढ़ी है भाई, तू खर्च 1 लाख रहा है। थोड़ी सी इनकम बढ़ने से डिमांड ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी लग्जरी गुड्स की? ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो नेचुरल सी बात है ग्रेटर देन 1 आना चाहिए आंसर, या ऑब्वियस है लेस देन आना चाहिए? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन। डिमांड में ज्यादा चेंज आता है इनकम की वजह से। डिमांड न्यूमिनेटर है ऑब्वियस है, और डिनोमिनेटर क्या है? इनकम। इनकम में कम चेंज आ रहा है जबकि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही हो रहा है, पिछले 10 सालों से ऐसा ही हो रहा था। लोग फटाफट फटाफट गाड़ियां ले रहे थे क्या नहीं ले रहे थे? इनकम बढ़ रही थी, लोगों ने भी गाड़ियां खरीदी दुनिया भर की। हाँ जी बोलिए, ऐसा है या नहीं है? बहुत है बच्चों। दिल्ली गुड़गांव जाके देखो, बंदा रहता होगा 1 BHK में। बॉम्बे में जाके देखो, रहता होगा 1 BHK, गाड़ी होगी मर्सिडीज ऑडी। हमारे यहाँ दिखता कम है, मर्सिडीज ऑडी हर जगह दिखती है। ऐसा हर जगह हो रहा है। हाँ जी। इफ नेक्स्ट 17th, प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीज 22%, डिमांड फॉल्स 25%। बताइए कैसा दिख रहा है आपको? इनइलास्टिक। Elastic. कैसा दिख रहा है? इलास्टिक, इन इलास्टिक, कैसा दिख रहा है? इलास्टिक। न्यूमिनेटर बड़ा है या छोटा है? मुझे तो बड़ा दिख रहा है। डिमांड ऊपर आती है नीचे आती है? इलास्टिक नहीं होगा, इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा क्योंकि डिमांड ऊपर आती है। तो आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर 22% है, 25% डिवाइडेड बाय 22%, तो आंसर 1 से ऊपर आएगा। तो इसलिए क्या होगा? 1 से ऊपर आ रहा है तो क्या आएगा? इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा? इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा सर। क्लियर? आंसर इज ए। चलें यहां तक? बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए।
चले? No, sir. If the Yes, sir. quantity demanded of a beef increase 5%, क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है. प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज 20%. अब खुद सोचना, ऑब्वियस है, मैंने बताया था क्रॉस इलास्टिसिटी में किसका ऊपर आता है, डिमांड ऊपर आती है ना क्रॉस इलास्टिसिटी में, बताया था. ओरिजिनल डिमांड कॉम्बिनेशन किसकी आएगी, 5% इंक्रीज हो रही है और प्राइस ऑफ चिकन नीचे आ रहा है. अब 5/20 करके देख लो आंसर कितना आता है. बी ऑप्शन. आंसर इज Yes, sir. बी. मिल रहा है सभी को, याद आया? न्यू डिमांड ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अपॉन में ओल्ड प्राइस ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, न्यू प्राइस ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी वाला याद आ गया सभी को? Yes, sir. जी, बताइए 18th डन हुआ या नहीं हुआ? यस और नो का आंसर आना चाहिए, मेरे कानों में आवाज जानी चाहिए गूंज के पूरी तरह से. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो. Given the following four possibility, which one result in increase in the total expenditure? बताओ किस केस में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, बताइए किस केस में टोटल एक्सपेंडिचर? अभी एग्जांपल दिया था, 100 से 120 हो गया था, किसमें हुआ था? डिमांड जब चेंज ना हो और प्राइस बढ़ जाए. डिमांड जब चेंज ना हो. Sir, D option, sir. Demand is inelastic and price rises. यस, आंसर इज, अभी एग्जांपल दिया था 10 से प्राइस कितना हो गया था, 12 हो गया था, पर क्वांटिटी वही 10 की 10 खड़ी थी, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस एक्सपेंडिचर भी राइज हो गया था. तो डिमांड इज इनइलास्टिक और प्राइस इज राइज, तो आंसर इज डी. याद रहेगा सभी को? हाँ जी, Yes, sir. क्लियर? सबको दिख गया 19th का आंसर? पढ़िए 20th हम बर्गर पे पहुंचते हैं. हाँ जी, बताइए 20th का. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए हम बर्गर, बताइए क्या होना चाहिए? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 30 पैसे, या परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ हम बर्गर व्हेन परसेंटेज फॉल इन द प्राइसेस ऑफ 1 रुपीज. बताइए, पहले तो ये बताओ मुझे प्राइस इलास्टिसिटी है किसका एग्जांपल? प्रोपोर्शनेट परसेंटेज का ही ऑप्शन है या किसी और का है? मुझे पहले ये बताओ. सर प्रोपोर्शनेट परसेंटेज का है. तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? सीधा सीधा बी आना चाहिए, क्योंकि सब में प्रोपोर्शनेट और किसी में दिख ही नहीं रहा, मुझे परसेंटेज किसी और में दिख ही नहीं रहा. तो आंसर क्या आना चाहिए बताइए? B B option. option. बी ऑप्शन. क्लियर है? 20th का बी. यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए. 20th तक किसी को डाउट है तो बोलिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए 20th तक. नो सर. किसी को भी कोई भी डाउट हो. चलें आगे. यस सर. चेतन, एक डाउट है सर. हाँ हाँ बोलो. तो स्टार्टिंग क्वेश्चन खोलना. कौन से वाला? थर्ड बोलो. बोलो माता जी. सर मेरे को समझ ही नहीं आया, पूछा क्या थर्ड क्वेश्चन? बोल. कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिज्यूम टू सेम. सारे क्या करने हैं? सेम रहेंगे. वाइल ड्राइंग इंडिविजुअल डिमांड करव. डिमांड करव बनाते हैं, किसकी वजह से बनाते हैं डिमांड करव? फिर जब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, किसकी वजह से डिमांड करव बनता है? प्राइस की वजह से तो बनता है, क्योंकि बाकी तो सारे अदर गुड्स ही हैं. प्रेफरेंस, मॉनेटरी इनकम, रिलेटेड गुड्स, ये सब के सब तो अदर थिंग्स में आते हैं ना, सेट्रस पेरिबस में आते हैं सारे के सारे. प्राइस ही तो सेट्रस पेरिबस से बाहर है. तो समझ में आई? ठीक है सर. हाँ, खोया हुआ है. तो समझ नहीं आया सर, ये लैंग्वेज पढ़ गया मेरे को. चलो अब आ गया. हाँ जी सर. चलिए अब आ जाइए. कौन से नंबर पे थे हम? 21st हो गया. हाँ जी, 21st पढ़िए. इसका आंसर तो सबको आना चाहिए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड रिस्पॉन्सिवनेस. बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका? Demanded to a change in price. B क्वांटिटी option. डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस. राइट. 22 निकालिए सब लोग. मैं नहीं निकालूंगा, सब लोग निकालेंगे. निकालिए फटाफट 22 निकालिए. सर निकल गया. कोई नहीं, मैं पूछता हूँ अभी. बताइयो मत, निकालने दे सबको. $120 से 200 पे जा रहा है प्राइस. तो फॉर्मूला वही, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस. न्यू डिमांड कितनी हो रही है? 300 से 200 पे जा रही है. ऑब्वियस है
न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन में ओल्ड डिमांड करके देखो कितना आंसर। बट सर आप कहते हैं सर मिड पॉइंट इलास्टिक लगाते हैं आईसीआई वाले। हाँ तो कहीं लिखा तो नहीं ना इसमें मिड पॉइंट लगाना है या कुछ बोला तो नहीं, आप सिंपल से निकाल लो। मोस्ट 0.5। हाँ जी कितना आ रहा है आंसर 0.5। कितना आ रहा है आंसर 0.5 आ रहा है। यस सर। अब कौन सा आ रहा है, मेरा तो 0.8 आ रहा है। 0.8 है सर। 0.8 ही आ रहा सर। देखो भाई किसका 0.5 आया, मेरा तो आ नहीं रहा यस पॉइंट। सर आ गया 8। क्या कर रहे हो यार। ये तो बैठे बैठे सॉल्व होंगे। जिंदल साहब निकला। आशीष, अंकित निकल गया, पीयूष, मोहित। इसमें आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड क्यों लगाया? कौन से वाला? तो कुछ भी नहीं तो सिंपल भी तो कर सकते थे हम। मैंने लिखवा तो रखा है आईसीआई के मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाकी इसमें आर्क लगा रखा है। हाँ जी बच्चों इसमें आर्क लगा Yes, रखा है या sir. कौन सा लगा रखा है? आर्क लगा रखा है सर, तभी तो आर्क सर लगा रखा है। अच्छा फिर आर्क ही लगा रहने दो। मैंने लिखवा रखा है वैसे आईसीआई के मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्क ही लगेगा। ये सर आपने बोला था कि इसमें सिर्फ ये वाले लगाना है। किसमें? मिड पॉइंट इलास्टिसिटी सर आपने तभी बताया था कि आईसीआई में कोई भी क्वेश्चन करोगे आप तो मिड पॉइंट हाँ तो अगर नहीं इलास्टिसिटी। कह रखा तो मिड पॉइंट से कर देना, वैसे आपको कह रखा है तो आप प्राइस इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। मैंने लिखवाया था ये पॉइंट, जहां नहीं कह रखा होगा वहां आर्क लगा देना या मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, एक ही बात है। हो गया अब सबका या नहीं हुआ? बताओ बच्चों, डन रिप्लाई दो हो तभी गया आगे सर। बढ़ो। अंकित पीयूष बताओ भाई दोनों जाने। मोहित गोयल, रितु, हो गया सर। स्नेहा, आस्था। यस आस्था हो गया। Yes, sir. आ जाओ नेक्स्ट 23 निकालो। 23, 24, 25 तीनों निकाल दो। मैं भी इतनी देर से ऐसे ही बैठा हूं, आंसर साथ साथ टिक कर देने चाहिए थे मुझे। जहां भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कह रखा तो आप आर्क का मेथड यूज करिए या मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, एक ही बात है। निकल गया 1.25। साक्षी निकल गया। यस सर। यस सर। 24, 25 निकाली। 150 से 100 आए, 700 से 1300 आए। देखो ये इसका ऑप्शन आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.5। 60 से 100 फिर 700 पिज्जा से 100 पिज्जा 3.0। 3 आएगा। हाँ ये तो 3 आएगा, यस दिख सर। ही रहा है तो। हो गया सर सारे। 25 तक हो गए।
डन एवरीवन? जिसका हो गया डन रिप्लाई करो, Yes, sir. मैसेज पे रिप्लाई करो, मतलब चैट पे। वासु, साक्षी, रितु, ओजस 25 तक हो गए। मुस्कान, सिंगला, मुस्कान दोनों के हो गए। आस्था, मोहित गोयल, खुशी गर्ग, अर्पित माटा जी, राहुल जिंदल, नेहा गर्ग, और कौन रह गया भाई मेरे पास रिप्लाई देने वाला? अंकित रिप्लाई नहीं आया। अंकित, पीयूष, दो बच्चों रिप्लाई फटाफट। सर आर्क मेथड मेरा हुआ नहीं है। आर्क मेथड हुआ नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं। अंकित आपका हो गया? चलिए अंकित रिप्लाई दो फटाफट जल्दी बच्चा। आ जाइए नेक्स्ट 26 पढ़ते हैं। हाँ जी 26, इलास्टिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक, इलेक्ट्रिक रेट्स इंक्रीजेस। बताइए। हाँ भाई, जब डिमांड ही इन इलास्टिक है, इलेक्ट्रिसिटी रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो बताओ भाई क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, या क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, या क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन द शॉर्ट रन, या फॉल इन द शॉर्ट रन बट राइज इन द लॉन्ग रन। मतलब है ही इन इलास्टिक बच्चों। इन इलास्टिक का मतलब क्या है बताइए? थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ने वाला, ज्यादा तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर इज बी। बी। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? सर बी या डी में से डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? डी नहीं आ सकता बच्चा। शॉर्ट रन लॉन्ग रन कहां से आ गए इसमें? शॉर्ट रन में कम हो जाएगी, बाद में बढ़ जाएगी, ये कौन सी बात होगी भाई? बता, मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया कि डिमांड पे शॉर्ट रन पे ये इम्पैक्ट आएगा, यहाँ लॉन्ग रन में ये आएगा, इसके ऊपर ये इन इलास्टिक में शॉर्ट रन ये है। जब कह ही रखा है कि इन इलास्टिक है तो हम कैसे शॉर्ट रन लॉन्ग रन बना दे? बता। यस सर। अपने आप कुछ नहीं बनाना है यार, ज्यादा कुछ पंगे में नहीं लेना। सपोज द डिमांड ऑफ मील्स एट ए मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इन इलास्टिक, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा हुआ है? इलास्टिक। अब उसके बाद मैनेजमेंट अगर प्राइस बढ़ा देगी, बताइए क्या फर्क पड़ेगा? एकदम फर्क पड़ेगा। इलास्टिक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लार्ज फॉल इन डिमांड, ऑब्वियस है, लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। बताइए यहां तक। उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी यूजफुल फॉर द कौन सी सिचुएशंस पे? अब मैंने आपको पॉइंट इलास्टिसिटी समझाया था, क्या था? ऐसे ही था। यहां पर क्या होता था? यहां पर क्या होता था? ग्रेटर देन 1, यहां पर क्या होता था? लेस देन 1, यहाँ पर क्या है? जीरो। इनफाइनाइट। और एक बात याद रखता है बच्चों, जब पॉइंट इलास्टिसिटी किस में काम आती है? जब परसेंटेज वगैरह आप यूज नहीं करते। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन आपके पास प्राइस, ये सब चीजें नहीं आती है। तो उस केस में अगर थोड़ा सा बोता चेक करना होता है ना, तो हम इससे चेक कर पाते हैं। अब देखो, अब किसी चीज को आप डबल कर रहे हो, किसी चीज का प्राइस 50% कम कर रहे हो, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा आपके पास सी, कि अगर आप किसी का प्राइस, आप ऑब्वियस है कार का प्राइस सिर्फ 100 रुपए कम करके देखो, ऑब्वियस है पॉइंट पे ही दिखा सकते हो। अब वैसे तो इसको दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि परसेंटेज में तो ये आपको मिलेगा ही नहीं आंसर इसका। आप समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है? तो मतलब इस केसेस के अंदर जहाँ थोड़ा बहुत, हाँ, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू और नंबर्स में थोड़ा बहुत फर्क चलने पे अगर आपको चेक करना हो तो पॉइंट इलास्टिसिटी यूज हो सकती है। मिल गया सभी को? उसके बाद आइए 29 पे। 29 पढ़िए। डिक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। प्राइस गिर गया, रेवेन्यू बढ़ गया। बताइए, मैंने टोटल आउटले मेथड बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी बताइए। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज,
प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। और उस केस में क्या होता था जब टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम? याद आया सभी को? यूनिटरी इलास्टिक तो क्या होता था? E इज इक्वल टू 1। याद आ गया सभी को? और Yes. उसके बाद अगर कह दिया जाए ऑब्वियस है प्राइस इंक्रीज, हाँ जी याद आया होगा सभी को, प्राइस इंक्रीज, थोड़ा सा प्राइस बढ़ रहा है और आप क्या कर रहे थे? याद कीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बताइए। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते थे तो इज ग्रेटर देन 1 होता था, लेस देन 1 होता था? लेस देन 1। हाँ जी सोच के बताइए, लेस देन 1 इन इलास्टिक। बताइए सोच के Less बताइए, than 1। ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? पहले तो ये फैसला Less करो than आपस 1। में। कितने Less लोग कह than रहे हैं 1। ग्रेटर देन 1? साक्षी लेस देन 1 कैसे नहीं, ग्रेटर देन 1 कैसे है? सर क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ने से हम ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसलिए हम मतलब ज्यादा सेंसिटिव है ना। ज्यादा सेंसिटिव है कम सेंसिटिव है? क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी हम एक्सपेंडिचर बढ़ाए जा रहे हैं अपना, तो कम सेंसिटिव नहीं हुए हम? यस सर। क्लियर हो गया गलती कहाँ कर रहे हो? तो इसका मतलब Yes, sir. क्या है ये? बताइए बताइए लेस क्या देन है? 1। क्या है ये? लेस लेस देन देन 1। 1। अब बताओ, प्राइस इंक्रीज किया, टोटल एक्सपेंडिचर एकदम गिर गया क्योंकि हम सेंसिटिव ज्यादा हैं, तो बताइए क्या होगा? ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। अब बताइए इसका आपने सर आंसर क्या उल्टा होगा? उल्टा नहीं लिख दिया सर आपने? कहाँ लिख दिया उल्टा? ग्रेटर देन 1, अच्छा हाँ ये साइन कह रहा है, साइन उल्टा लिख दिया, ये मान लिया मैंने तेरी बात। साइन की बात कर रहा है ना? यस सर। बोल तो मैं ठीक ही रहा था। यस सर। कहाँ गया मेरा कर्सर? क्या था ये? क्या यहाँ था? पे लेस सर देन रेवेन्यू लेस एक्सपेंडिचर देन को 1 था ना ये? हाँ जी क्लियर? अब ठीक है? नहीं मेरे को लगता अब भी मैं गलती कर गया हूँ। यस सर। यस सर। अब ठीक है, अब ठीक है ना? यस यस कंफ्यूज कर दिया तुमने। यस सर। हाँ जी अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, 29th का आंसर क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? कहता है डिक्रीज इन प्राइस, ऑब्वियस है रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब ऑब्वियस है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में ऑब्वियस है ज्यादा चेंज आ रहा है जिससे प्राइस के, किससे? प्राइस से ज्यादा, तो ऑब्वियस है क्या होगा आपके पास? तभी आपके पास ऐसा पॉसिबल है। आ जाइए 30th, नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन 30th, पढ़िए 30th, आंसर देंगे सभी लोग खुद। बताओ भी फटाफट 30th। ऑप्शन ये सारा टोटल एक्सपेंडिचर की क्वेश्चन है 2-3। सर ये ऑप्शन ऑप्शन। इंक्रीज इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, मैं सेंसिटिव ही नहीं हूं, तो बताइए मैं सेंसिटिव नहीं हूं तो क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मैंने डिमांड खर्चा भी बढ़ा दिया, बताइए क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड कम होनी चाहिए थी पर मेरी डिमांड ज्यादा, फर्क ही नहीं पड़ी, मैं सेंसिटिव कम हूं। इसका मतलब क्या आंसर क्या आएगा? बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? टोटल एक्सपेंडिचर दोबारा बता देता हूँ, बताइए अभी भी अगर इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट है, बताओ बताओ, किसी को डाउट है दोबारा बता दूंगा। सर यहाँ पे सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रेवेन्यू मेजर करा गया। हाँ हाँ टोटल रेवेन्यू। अब ठीक है और बोलो। यस सर। हाँ जी 31, डिमांड ऑफ ए गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? बताइए हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स किस अवेलेबल। केस में होता है डिमांड ज्यादा इलास्टिक? किस केस में होती है? जब हमारे पास क्या होते हैं, खुशी नहीं बताया था आज, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट की वजह से ही डिमांड ऑब्वियस है ज्यादा इलास्टिक हो जाती है। आ जाइए हाँ अगर एफर्ट्स चाहिए हमसे कुछ और बोलो कुछ भी
मैं तुम्हें ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज, अगर और भी अभी मैंने ये चीज साथ साथ रिविजन्स तो कर ही रहे हैं, टेस्ट तुम्हारे मॉक टेस्ट ले लिए हैं, एक अकाउंट्स का और लेते हैं, बाकियों का भी, अगर और भी इनिशिएट करते रहो, बस अपने आप को इतना कर दो कि 20-22 दिन अब भूल जाओ सारा कुछ, जब एग्जाम हो तो बहुत अच्छे नंबर आए। क्यों जी माता जी? रितु सर एक बार बाकी सब्जेक्ट्स के भी ले लेना मॉक टेस्ट। दोबारा? हाँ जी जैसे एक सर। बार वंस टाइम ले चुका हूँ, दोबारा भी ले लें? ले लेते हाँ हैं। जी। और बोलो। पर ये है तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, छोड़ना ओके नहीं है सर। तुमने, मेहनत करनी है पूरी, जाग जाओ बस कहीं से भी, अब नहीं छोड़ना। अब तो ये है कि 15-20 दिन जो रह गए हैं, ये प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से। आ रही है बात समझ में साहिल? हाँ जी सर। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, सबसे, कोई भी कमी नहीं छोड़नी, अब कोई भी। आप सुबह उठते जागते सोते सब चीज तुम्हारे दिमाग से आउट होनी चाहिए। बस तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्या? सीए फाउंडेशन, दैट्स ऑल। अब तुम्हारे लिए वो कोई एक्स्ट्रा जो तुम्हारे पास टाइम बचता है दिन में, जितना भी टाइम बचता है वो भी यूज नहीं करना तुमने। अब तो तुमने पढ़ाई करनी है बस, ठीक है? 1-2 घंटे जब तुम्हें टाइम चाहिए रिलैक्स होने का वो बहुत है, बट इससे ज्यादा नहीं। बस अब तो एक ही मन में सोच लो, अगर जितनी मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हो उतना ही अच्छा है बच्चों। और दूसरा, जो फाउंडेशन में रैंक लेता है डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं बूस्टअप होता है मोरल, और वो इंटर के लिए भी रैंक के लिए होल्डर बनता है। और आज की डेट में रैंक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहनत करो अपने लिए, जितनी ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे, उतने ज्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे। कोई चीज छोड़नी नहीं है, बस करें स्टार्ट। चलो हाँ जी, सब लोग करें? यस सर। चलो यस सर। आ जाइए। हाँ जी, सबसे पहले 32 क्वेश्चन नंबर पे थे, 31 तक हो गए थे हमारे। यस सर। आ जाइए। Yes, 32 sir. पढ़िए फटाफट, पढ़िए 32। कहता है डिमांड फॉर गुड्स टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक। किसकी डिमांड जो होती है बहुत मोर इन इलास्टिक होती है, जिसपे हमारी इनकम का सबसे कम पार्ट लगता है बच्चों, यस उसी की Yes, इनइलास्टिक होती है, या नेसेसिटीज गुड्स की इनइलास्टिक होती है। बट यहाँ पर ऑब्वियस है, कहते हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो उसकी तो इनइलास्टिक होगी नहीं, इलास्टिक हो जाएगी। क्यों भी मुस्कान बंसल ऐसा ही होगा ना, गुड्स जो लग्जरी है वो भी नहीं हो पाएगी। तो जिसकी इनइलास्टिक किसकी होगी, जिसपे इनकम कंज्यूमर का कैसा पार्ट स्पेंड हो रहा हो, लेस आपके पास Yes. स्पेंड हो रहा हो। नेक्स्ट 33 निकालिए फटाफट, 33 पढ़िए, निकालिए। 36 से इनकम इंक्रीज होके 36 आ गई, 30 से। और ऑब्वियस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ सीडी, 25 सीडी से आपने 30 सीडी खरीद ली है। अब देखिए आपके पास इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इनकम आपको पता है बाय में रखिए इनकम, और ऊपर रखिए ऑब्वियस है डिमांड। डिमांड ऊपर रखिए क्योंकि डिमांड आपके पास ऑलवेज ऊपर आती है, और डिनोमिनेटर में आपके पास जिससे भी आप इनकम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो इनकम, प्राइस निकाल रहे हैं तो प्राइस, और क्रॉस इलास्टिसिटी है तो रिलेटेड कमोडिटी। निकालिए फटाफट क्या आंसर आता है, निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए। ऊपर आएगा 6000 अपॉन में 30,000, नीचे आएगा अपने के पास 5 अपॉन में 25। बताइए कितना आ रहा आंसर? सर 1। पूरा 1 पूरा? यस सर। चलिए डन। यस सर। 33 बी। हाँ जी पूरा बताओ। वन निकाल सर, कोई 999 कुछ आ रहा है। वो आपका इसलिए आ रहा है 9.999 क्योंकि आपने उसको कट जब किया होगा ना तो आपने कैलकुलेटर से किया होगा, इसलिए 0.999 आ रहा है। ठीक है जी मिस रितु, ओके चले? सर। हाँ जी बच्चों, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती थी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0। वेरी गुड। सर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assumption ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, कहता है कौन सी assumption ऐसी होती है जो आपके पास बेस्ड नहीं है एनालिसिस ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। बताइए कौन कौन सी है, जल्दी बताइए फटाफट। तो सी ऑप्शन ही है सर। क्यों नहीं है बताओ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के assumptions देखो सब लोग, मैंने क्या लिखवाया था, प्रेफरेंस ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में आती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है क्योंकि ऑब्वियस है एक को छोड़ते हैं दूसरा अगेन करते रहते हैं। पर मैंने कांस्टेंट मनी सप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, याद करो ये मैंने एलडीएमयू में पढ़ाया था। इसका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कोई मतलब नहीं था। ये ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट है और वो कार्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आंसर क्या आएगा बताइए फटाफट? सी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम is in equilibrium at a point where budget line, बताइए कहां पर होता है? टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। यस सी। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स राइट since more of one of the commodity and less of another।
ऑब्वियस है, ऐसा ही Same होता है satisfaction. इंडिफरेंस कर्व, ऐसे ही होता है। बट Same सेटिस्फेक्शन satisfaction. लेवल कैसा होता है? एक इंडिफरेंस कर्व Same. में सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, ए पॉइंट पे भी वही, बी पे भी वही, सी पे भी वही, डी पे भी वही। इंडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जाते हैं, देखिए ऐसे, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ए पे भी वही सेटिस्फेक्शन, बी पे भी, सी पे भी और डी पे भी। तो नेचुरल सी बात है, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है सभी पॉइंट्स पे। तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए। A option. उसके बाद 38 पढ़िए, कौन सा इनकरेक्ट है? छांटिए, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। यस। कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व इंप्लाइज स्लोप ऑफ कर्व डिमिनिशेस 1 टू मूव टू लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स ऑफ ए कंज्यूमर, बताइए इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स की मेरे हिसाब से तो नेगेटिव होती थी ना इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स की। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ऑब्वियस है हम क्या करते जाते हैं इंफीरियर गुड्स के केस में क्या करते जाते हैं? लेस कंज्यूम करते हैं इनकम बढ़ने पर, तो वो नेगेटिव आती थी। तो इसलिए इसका आंसर C option. नेक्स्ट 39th पढ़िए, सेकंड ग्लास ऑफ लेमन मेड गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन टू द थर्स्टी बॉय। अब बताइए क्या होना चाहिए? सेकंड ग्लास, पहली बात है तो एक गिलास पानी पी चुके हैं, दूसरा ऑब्वियस है पानी पी रहे हैं, तो वो किसका कंसेप्ट है? कम ऑब्वियस आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये होता है, एक गिलास पानी पीने पे, जैसे मैंने कल आपको आइसक्रीम बताई थी, आइसक्रीम एक कंज्यूम कर रहा हूँ फिर दूसरी करूंगा तो लेस सेटिस्फेक्शन देगा। तो आंसर इज C option. C option. उसके बाद प्लीज ये जो भी अपना मार्कर चला रहा है बंद कीजिए, रब कीजिए। उसके बाद 40th पढ़िए अभी फटाफट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तभी होता है MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन में MUY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Y। यही होता है जब हमारे पास कब हो जाता है इक्विलिब्रियम, वही होता है जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आ जाता है प्राइस। तो वही क्या होता है आस्था, हमारे पास क्या होता है बताइए बच्चों? वही हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी उसी को कहते हैं जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। याद आ गया सभी को? उसके बाद इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व कैसा होता है गिवन गुड्स में बताइए? नॉर्मल गुड्स में तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड आ रहा होता है। अब यहाँ पर कैसा जाएगा? जब आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। यस, वेरी गुड। उसके बाद बाय द कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिसिस्ट, क्या कहते हैं आप कंज्यूमर सरप्लस में? इकोनॉमिसिस्ट मींस द एरिया इनसाइड बजट लाइन, नहीं, द एरिया बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। और क्या होता था देखते हैं, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ए पर्सन इज विलिंग टू पे। याद आया सभी को? तो सरप्लस क्या होता था? मार्केट प्राइस से ज्यादा जो आपके पास सरप्लस आ रहा होता है, जो यूटिलिटी आ रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। यस। उसके बाद पढ़िए, Which of the following is a property of indifference curve? किस की प्रॉपर्टी है? Convex to the origin? Yes sir, आपने लिखा था। Marginal rate of substitution constant रहता है? नहीं, marginal rate of substitution क्या रहता है? गिरता रहता है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। Marginal utility of money is constant। Obvious indifference कर्व में तो marginal utility of money का बात ही नहीं आती, total utility की बात नहीं आती indifference कर्व में। Indifference कर्व में तो obvious है किसकी बात आती है? Convex to the origin। याद आया सभी को? एक बात हमेशा याद रखना, LDMU को अलग से याद करना, मार्जिनल यूटिलिटी वो उसका कंसेप्ट है, टोटल यूटिलिटी उसका कंसेप्ट है, और जो इंडिफरेंस कर्व है उसको अलग से याद रखना। प्लीज ये याद रखना, इंडिफरेंस कर्व किसके लिए आता है? ऑर्डिनल अप्रोच के लिए। वो आता है कार्डिनल अप्रोच के लिए, उसमें TU की बात होगी, उसमें MU की बात होगी, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात होगी, उसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात होगी। बट इसमें किसकी बात होगी? सिर्फ टू गुड्स प्रोवाइड सेम सेटिस्फेक्शन लेवल एट द ऑब्वियस सेम इंडिफरेंस कर्व। अगर इंडिफरेंस कर्व अलग होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, इंडिफरेंस कम होगा तो नेचुरल सी बात है सेटिस्फेक्शन लेवल घटेगा। याद आया सभी को? हाँ जी, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। तो मिक्सअप कर देना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मिक्सअप कर जाते हैं और वहीं गलती हो जाती है। वो कहते हैं हमने ये तो पढ़ा था, उसमें भी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करें, अरे वो LDMU में कर रहे होते हैं, इंडिफरेंस कर्व में कोई मनी की बात नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर तो प्राइस है ही नहीं, वहां पर तो प्राइस के बारे में कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो याद रखना वहां पर वो कंसेप्ट अलग है और यहाँ पर ये कंसेप्ट अलग है। याद रहेगा सभी को? एवरीवन? यस सर। 44th पढ़िए, 44th, इकोनॉमिक्स स्पीक द यूटिलिटी ऑफ ए सर्टेन गुड्स, दे आर रेफरिंग टू, बताइए क्या आना चाहिए? द डिमांड फॉर ए गुड, या यूजफुलनेस ऑफ ए गुड्स ऑफ इन कंजप्शन, द सेटिस्फेक्शन गेट फ्रॉम द कंज्यूमिंग गुड। यूटिलिटी में हम क्या देखते हैं? एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन की कितनी होता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। नेक्स्ट पढ़िए, वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू Y एक्सिस,
पॉइंट टू बी नोटेड, वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। याद कीजिए क्या था, कल भी बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने आपको Zero. बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब हॉरिजेंटल होता है तो Inelastic है इनफिनाइट, सर। और अगर ऑब्वियस है यहाँ पर इनइलास्टिक है तो क्या होता है, E इज इक्वल टू जीरो। Zero. वेरी गुड, याद हो गए तुम्हें, थोड़ा थोड़ा ध्यान हो गया, चैप्टर Yes, रिवाइज sir. कराने का फायदा हो गया। चलो उसके बाद द सप्लाई ऑफ गुड रेफर टू, बोलिए सप्लाई का मतलब क्या होता है, ऑफर्ड फॉर सेल, Sir, D option. कल भी D बताया option. सप्लाई The ऑफ stock available for sale. स्टॉक नहीं हो सकता बच्चा, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि Sir, अगर stock available for sale. नहीं हो सकता, बच्चा गलती कर रहा है। सुन मेरी बात मोहित, ध्यान से सुन, मैं मेरे पास एक बात बता, एक माल पड़ा और मैं बेचना नहीं चाहता, क्या वो सप्लाई है, बता? नहीं है वो, मैंने स्पेशली बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है, स्टॉक कंसेप्ट नहीं है सप्लाई का, फ्लो कंसेप्ट है। बट मैंने कल स्पेसिफिकली लिखवाया था कि जब मैं ऑफर्ड फॉर सेल के लिए रेडी हूं, मेरे पास स्टॉक पड़ा और मैं उसे बेचना चाहता हूं, वही तो सप्लाई है। हाँ जी, बताया था ना, याद हो सभी बच्चों को? Yes, sir. तो फिर Yes. क्या आएगा आंसर इसका? Sir, D D. option. डी ऑप्शन। ठीक है, Sir, किसका था मैंने C का था। आज? हाँ जी, क्या कहा था मोहित आपने? C सी नहीं आएगा ना, मोहित ही बोल रहे हो ना मोहित? डी आएगा, डेफिनेटली डी C आएगा, का था सर। कोई बात नहीं, अब सी Yes आएगा, sir. सी नहीं आएगा, डी आएगा, ध्यान रखियो। ठीक है, चलो आप बताइए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉस्ट बाय, बताइए क्या होना चाहिए, सप्लाई ऑफ कॉस्ट बाय इंप्रूवमेंट, option. टेक्नोलॉजी बढ़ जाए तो भी सप्लाई बढ़ जाती है, फॉल इन प्राइसेस तो ऑब्वियस है, क्या होगा बताइए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉस्ट, किसकी वजह से हो सकती है, कह रहा कॉस्ट बाय। आस्था यहाँ पर ये कहा गया है, ध्यान से सुनना आस्था, आप बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अपना कमेंट बाद में देना। देखो यहाँ पर कह रहा है एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, किस किस कॉजेस की वजह से हो सकती है सप्लाई बढ़ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। मैंने क्या कहा है कि सप्लाई किसकी वजह से बढ़ सकती है, पॉइंट टू बी नोटेड। हम जो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मुस्कान सिंगला समझ में आ रही है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू का कंसेप्ट है, ये प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई का कंसेप्ट नहीं है, ये सप्लाई बढ़ रही है तो कौन कौन से कारणों से बढ़ सकती है वो पूछा गया है। अब समझ में आ रही है बात सभी को? Yes sir. Yes. हाँ जी मुस्कान बंसल, क्लियर हुआ कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. क्या समझ में आई है? अब देखो इसमें फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स का फर्क पड़ेगा, अदर गुड्स की फॉल हो गया प्राइस तो नेचुरल सी बात है आपके पास क्या होगा बताइए, फॉल इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स का प्राइसेस कम हो गया जो उससे बनाते थे हम, प्रोडक्शन करते थे, तो नेचुरल सी बात है हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हम बनाते हैं, तो नेचुरल सी बात है उससे फर्क पड़ जाएगा। तो इन सब चीजों से आंसर क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि सप्लाई किसी भी चीज से बढ़ सकती है इन चीजों से। नेक्स्ट 48 पढ़िए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स चेंज इन, बताइए क्या आना चाहिए? The price. ऑब्वियस है, रिस्पॉन्सिवनेस तो सप्लाई और प्राइस का ही रिलेशनशिप है, और तो हमने पढ़ा ही नहीं था, याद रहेगा सबको, हमने सिर्फ डिमांड एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने डिमांड के साथ ही एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, डिमांड के साथ ही इनकम को पढ़ा है, डिमांड के साथ ही प्राइस को पढ़ा है और अदर रिलेटेड गुड्स को पढ़ा है, बट सप्लाई के साथ एक ही इलास्टिसिटी पढ़ी है, वो है कौन सी? प्राइस की। याद रहेगा सभी को? Yes, sir. हाँ Yes, जी, sir. 49 हॉरिजेंटल सप्लाई कर्व, अभी बता के Infinite. हटाऊं। Infinite. Sir, elastic हो गए। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किसके रिजल्ट से आती है बताइए? So decrease in the price of goods. प्राइस, क्योंकि ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से आता है? ऑब्वियस है Price के decrease होने से। प्राइस या ऑब्वियस है बढ़ेगा या घटेगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उसी की वजह से आता है। 51 कॉन्शियस स्पीशियस गुड्स, All of the above, sir. Sir, आपने बताया था all of the above, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन दिखाए थे सर आपने हमें। सारे, हाँ जी इसलिए सारे ये नाम है। वेरी गुड। 52 पढ़िए, द क्वांटिटी परचेज्ड विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, क्या कहते हैं उसको? Sir, C option. Zero income elasticity. देखो नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, पॉजिटिव नेगेटिव सोचो एक बार। द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्ट, हमारी रिमेन्स कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट रखे तो Zero. हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। यस, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि जब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा तो उस केस में क्या आएगा आपके पास? जीरो। Zero income elasticity. हाँ जी, डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. और बताइए 53 पढ़िए। So negative income elasticity. देखिए 53 सभी लोग, इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होगी
कंज्यूमर विल गो फॉर द सुपीरियर गुड्स, मतलब इंफीरियर को छोड़ के सुपीरियर पे आ रहे हैं। नेगेटिव इनकम। तो नेचुरल सी बात है, इंफीरियर को छोड़ दिया तो उसके साथ तो क्या हुआ, नेगेटिव ही हो गया ना। इनकम Yes, sir, बढ़ने B से आपने option. वो उसका कंजप्शन घटा दिया, तो ऑब्वियस है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर है माटा जी? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, 54 दिख रहा है सभी को? Yes, sir. बढ़िया। 54, when income increase money spent on necessity for light may not be increase। ऑब्वियस ऐसे ही होता है, हम ज्यादा नहीं खर्च कर पाते। तो अब इस केस में क्या होता है, ऑब्वियस है लेस देन 1 ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है। सर आपने एग्जांपल भी लिखा था, मैं नेसेसिटी वाला होता है। नेसेसिटीज गुड्स में लेस देन 1 ही रहता है। लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी, फैंसी आर्टिकल्स। सर लेस देन 1 क्यों? हाँ जी बोलो। आपने ये नहीं बोला था कि इसकी डिमांड तो कांस्टेंट ही रहती है नेसेसिटीज की, चाहे वो इंक्रीज यहाँ पर देखो ना, व्हेन इनकम इंक्रीज मनी स्पेंट ऑन नेसेसरीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से पढ़ना, यही पूछना चाहता था मैं आपसे। आ गया समझ में? नेसेसिटीज में मेडिसिन या सॉल्ट डाल सकते हैं, नेसेसरीज में तो नहीं डाल सकते ना बॉस। हाँ जी, याद रहेगा ना। कंफर्ट्स भी आ सकते हैं छोटे मोटे, ज्यादा नहीं। नेसेसरीज है तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। मैंने बताया आपको, एग्जांपल दिया था कल भी, मेरे घर में मिल्क आता है 4 किलो या 3 किलो। फॉर एग्जांपल हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 3 किलो या 4 किलो घी दूध आता है। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा हो जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 5 ले लूंगा भैया, मैं बाहर का घी बिल्कुल भी नहीं परचेज करेंगे। ऐसा ही होता है ना, ज्यादा से ज्यादा, बस ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर सबको? यस सर। पढ़िए। लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी और फैंसी आर्टिकल्स, बताइए। हाई इनकम High income elasticity. हाँ जी, इसमें फर्क पड़ता है। अब एकदम ज्वेलरी, अभी गोल्ड कई महीनों से बढ़ा हुआ है ना, 50,000 क्रॉस था, अब भी 50 पे आ गया दोबारा। अब सोचो लोग अभी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे, ज्यादा फर्क पड़ता है उस जैसों पे। यार सस्ता आ जाए फटाफट भाग जाएंगे, 2000 सस्ता हो जाए सारी लाइन लग जाती है बाजार में, क्योंकि ऐसी सी चीजों को लोगों को शौक रहता है। 56, द गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस। कौन सी गुड्स होती है जो वंस से ज्यादा कंज्यूम? ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल, दोबारा थोड़ी कंज्यूम कर सकते हो नॉन ड्यूरेबल को। हाँ जी, 56, 57 पढ़िए। रिलेटिव प्राइस, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने। रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये हम जब स्टैट्स पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा, तब आएगा। मतलब रेशो ऑफ चेंज देखा जाता है, एक प्राइस को अगले प्राइस के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, इसे इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं या रिलेटिव प्राइस। हाँ जी, सी ऑप्शन है। ये आपके पास यहाँ नहीं था सर। 58 सर मेरा डाउट है। हाँ जी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड और सर्विस इज दैट अमाउंट दैट कंज्यूमर प्लान टू बाय ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम। तो ऑब्वियस है गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम एट ए गिवन प्राइस, यही तो होता है। ऑब्वियस है, फर्म्स की तो बात ही नहीं होती। ऑब्वियस है क्वांटिटी डिमांडेड में विलिंग टू सेल, ये तो सप्लाई का कंसेप्ट है। कंज्यूमर वुड लाइक टू बट माइट नॉट बी अफोर्ड, वो भी डिमांड नहीं बनेगी। इज एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बताओ भाई क्यों आएगा भाई? तो यही तो आएगा। दोनों लग रहे हैं। नहीं, ए ऑप्शन आएगा। में कंफ्यूजन हो रही, ए और डी एक्चुअली बॉट भी हो सकता है। एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड एट ए गिवन प्राइस। ऑब्वियस है ना, ये कह रहा है एक्चुअली बॉट कि वो खरीद रहा है, और कंज्यूमर प्लान टू बाय। तो नेचुरल सी बात है, दोनों में प्लान टू बाय भी तो क्वांटिटी डिमांडेड ही बन रहा है ना। मैं प्लान कर चुका हूं और मैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इसको खरीदने के लिए बुकिंग कर चुका हूं। क्या मैंने गाड़ी बुक कर दी, क्या वो मेरी डिमांड नहीं होगी? अब मुझे इस बात का आंसर देना सर। बट सर इसमें प्लान वाला है सर, फर्स्ट ऑप्शन तो प्लान कर रहा है, बट लास्ट वाले में तो लिखा है कि वो बोर्ड करने जा रहा है। तो सर ज्यादा प्रोफाइल तो सर फोर्थ वाला होना चाहिए मेरे आईडिया से। एक सेकंड, जिसने खरीद ली है और प्लान कर लिया है, तो दोनों केस में, प्लान में तो दोनों केस आ गए ना। आप समझ पाए मेरी बात को? सर डी ऑप्शन में तो एक्चुअली बॉट हो चुके हैं ना सर, एक्चुअली बॉट हो चुके हैं। इसमें तो क्या, मैंने प्लान कर लिया और मेरे को खरीदना है अब इसको, तो वो डिमांड हुई ना मेरी, वो क्वांटिटी डिमांडेड हुई। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं इसे खरीद दूंगा अभी, तो वही बनेगी। जब खरीद चुका हूं वो तो नहीं हो चुका ना, वो नहीं आएगा बच्चों। ये ए ऑप्शन ही बेटर है। ये हर बार डिस्कस होता है, बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि ऑब्वियस है ना। आप ये सोचो, आप आज 50 लाख रुपीस दे के एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गाड़ी के लिए बुकिंग कराते हो, 50 लाख दे दिया उन्होंने, तो आपके नाम का बिल काट दिया ना, डिलीवरी तो देनी रहेगी। हाँ जी बोलो सर, फिर से समझाना एक बार। एक बात बता मिस्टर वासु, तूने गाड़ी ले ली,
ठीक है, यस सर। परचेज कर लिया है, पैसे दे दिए, प्लान टू बाय कर लिया, ठीक है, बुकिंग करा दी है, वो तेरी नहीं होगी? यस सर मेरी होगी। फिर आई नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब बताओ इसको कैसे निकाल दो इस कैटेगरी से बाहर? क्वांटिटी डिमांडेड तो हुई ना, वो कंपनी तभी बनाएगी ना उसको, या बन चुकी होगी या वो स्टॉक में होगी तभी आएगी ना, तो उनको तो उतनी डिमांड देनी पड़ती है ना मार्केट के अंदर। अब क्लियर है? वो तो एक तरफ Yes, से sir. बिकी हुई मानी जाती है ना। कई बार होता है ना, हमें शॉपकीपर बोल देता है सर ये सेल आउट हुआ है, पड़ा है, आपका नहीं है, आप नहीं ले जा सकते इसको, ठीक है? यस सर। हाँ जी। 59 बोलो भाई। 59 डिमांड क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, एंटायर रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का। सर बी ऑप्शन। डी ऑप्शन। वो तो यूटिलिटी अनलिमिटेड वांट्स तो। चलिए 60th, पीपल इनकम इंक्रीज, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड डिक्रीज। Inferior goods. पढ़ के हट चुके हो इंफीरियर गुड्स बार बार। 61, people of tomatoes, sorry, price of tomatoes increase, people to buy more tomato, people to buy tomato puree, you infer that tomato puree and tomatoes are कैसी गुड्स है भाई? मेरे को तो सब्स्टिट्यूट ही लग रही है भाई, जब टमाटर महंगे हैं प्यूरी डाल लो भाई, सब्स्टिट्यूट ही है। सर कैसे बताना फिर से? टमाटर का प्राइस बढ़ गया, मैंने प्यूरी खरीद ली है इस चक्कर में, तो क्या करना चाहिए? वो सब्स्टिट्यूट ही हुआ बच्चा। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है। चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट। इफ प्राइस ऑफ चिकन बढ़ जाए तो अब क्या होगा? डिमांड ऑफ फिश क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ जाएगी। वो तो ऑब्वियस है, लोग फिश की तरफ भागेंगे ज्यादा से ज्यादा। देखो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? मेरे ख्याल से बी होगा। डिमांड तो इसीलिए बढ़ेगी तभी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ जी चले। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट। राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स डैश डिमांड फॉर पॉपकॉर्न एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न। बताइए, अब राइज हो गया प्राइस का पोटैटो का, चिप्स का, तो लोग डिमांड किसकी ज्यादा करेंगे? सब्स्टिट्यूट है तो नेचुरल सी बात है पॉपकॉर्न की तरफ भागेंगे। यस सर। तो पॉपकॉर्न की और डिमांड प्रोड्यूसर सप्लाई भी ज्यादा करेंगे पॉपकॉर्न की। हाँ जी, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताइए? इंक्रीज हो जाएगी सर। तो आंसर क्या आना चाहिए बोलिए? ए ऑप्शन। उसके बाद बताइए, इफ द प्राइसेस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीज, डिमांड फॉर एप्पल जूस। बताइए, अब ऑरेंज जूस और एप्पल जूस तो नेचुरल सी बात है सब्स्टिट्यूट में आते हैं। ये देखो अब ऐसे ऐसे एग्जांपल आते हैं। हाँ जी क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? यस सर। इससे तुम्हारे हैबिट बन जाएगी, क्वेश्चन करने की आदत बन जाता है बस, और कुछ नहीं। 100 क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं। हाँ जी 65 पढ़िए, और स्कैनर के भी करने हैं सारे। 65 पढ़िए। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ कंप्यूटर। बताइए, अगर डिमांड बढ़ रही है बताइए क्या होना चाहिए? इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, डिक्रीज द प्राइजेस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, इंक्रीज द प्राइस बट एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट। अब बताइए, दोबारा पढ़ते हैं क्या है, क्या आना चाहिए समझ में? ये रहा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स। डिमांड क्या हो गई है बच्चों? पढ़ के बताओ। इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स कंप्यूटर विल क्या होंगे बताओ? इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? बताओ। Increase the price but increase. इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। ऑब्वियस है, जब नंबर ऑफ सेलर ऑफ कंप्यूटर विल, समझ नहीं आ रहा। डिक्रीज द प्राइस, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंक्रीज द डिमांड बढ़ी है तो डिक्रीज कैसे हो सकता है प्राइस? नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शंस मुझे तो सेटल नहीं लगते। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइस, दोनों बढ़ जाएंगे, प्राइस भी बढ़ जाएगा और कंप्यूटर्स बॉट भी बढ़ जाएंगे। हाँ जी, जब डिमांड बढ़ रही है तो खरीदेंगे भी ज्यादा और प्राइस भी बढ़ेगा। तो डी सेट बैठता है। वैसे तो सी भी बैठ रहा है, बढ़े तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? जब मार्केट में लोग दवा दब कोविड में, अब आपके सामने देखना कितनी चीजें खरीदने जाते हैं फटाफट। पर सब जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं फिर तो कोई चेंज नहीं होता। एक बात बताओ, प्रोपोर्शन इक्वल चेंज आ रहा है फिर थोड़ी चेंज होता है। एक बात का आंसर दो। डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? एक तो चीजें ज्यादा खरीदी जाती है, प्राइस भी बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिफोर कोविड डिटोल कितने का आता था बच्चों? बताओ। 260, 270, 280 रुपीज लीटर।
नाउ द रेट इज डिटोल इज 310 रुपीज लीटर। आ रहा है ना, आ रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं ना। हाँ जी, डिटोल एंटीसेप्टिड भी और इवन स्प्रेज भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो जाता है ना, प्राइस भी बढ़ता है, और नेचुरल सी बात है कंज्यूमर बॉट भी बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हो कोविड में सब चीजें देख रहे हो, प्रैक्टिकली एग्जांपल है। हाँ जी बोलो। सर बट जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है जिसमें इंक्रीज इन सप्लाई और डिमांड इक्वल होता है, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना, दोबारा बोलो। सर जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है जिसमें इंक्रीज इन प्राइस और डिमांड और सप्लाई दोनों होते हैं, उसमें तो प्राइस कांस्टेंट रहती है। वो मार्केट का कंसेप्ट है ना, वो तो आके जहां पर डिमांड और प्राइस मैच करेंगे, बट यहाँ तो डिमांड, यहाँ पर आपको किसके कंसेप्ट से पूछा जा रहा है, कंज्यूमर डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। यहाँ पर मार्केट का तो कोई नाम ही नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि डिमांड फॉर कंज्यूमर व्हाट इंपैक्ट्स इन द मार्केट कंडीशंस, और मार्केट की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर तो सिंपल है, मैंने डिमांड बढ़ा दी है तो नेचुरल सी बात है, डिमांड बढ़ी है तो उस चीज की तो नेचुरल सी बात है, बेचने वाला भी तो सोचेगा ना 2 पैसे ज्यादा लिए जाए, और रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जब डिमांड इतनी बढ़ चुकी है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेंगे। हाँ जी मुस्कान। ओके सर। ठीक है, अगर अब भी डाउट है पूछ सकते हो। देखो हम जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड कर देंगे तो नेचुरल सी बात है, वो जब चीज ज्यादा डिमांड करेगी तो उस केस में वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्राइस को रेस करेगी बच्चों। अभी देखा करो, कभी कभी होता है ना, अनियंस महंगे हो जाते हैं, कभी टमाटर्स महंगे हो जाते हैं, क्यों होते हैं, डिमांड इतनी बढ़ चुकी होती है मार्केट में, पेरिशेबल गुड्स है, क्वांटिटी उतनी आती नहीं है, फिर प्राइस बढ़ जाता है, और क्या होता है। 66 when total demand of commodity whose price has fallen increases is due to, माता जी बताएंगे, बताइए। when total demand of commodity whose price has fallen increases is due to, किसकी वजह से ऑब्वियस है प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से इफेक्ट की वजह से ऑब्वियस है फर्क पड़ेगा, इनकम इफेक्ट की वजह से या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी whose price has fallen increases, इट्स ड्यू टू, कौन सा इफेक्ट कहा जाएगा इसे, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री या इनकम इफेक्ट? प्राइस, क्योंकि और किसी की तो बात ही नहीं करी, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, इनकम है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 गुड्स की बात नहीं करी है। तो whose price has fallen increases, तो किसके ऊपर इंपैक्ट कहा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, विद इन द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्या कराता है विद इन द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी? कंज्यूमर जब प्राइस गिर जाता है तो इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम, या घट जाती है, या ऑब्वियस है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास परचेजिंग पावर ज्यादा आ जाती है, ऑब्वियस है प्राइस गिरे होंगे, मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी ना, मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा। हाँ जी यस सर। विद इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डिमांड इट्स डिमांड आल्सो इंक्रीज, बताइए। तो डायमंड है पहले, डायमंड है, सॉरी पीसेस गुड, डायमंड है, सॉरी भाई यहाँ आ जाओ। हाँ, within the increase in the price of diamond its demand also increase, कौन सी गुड्स कहा जाता है? कॉन्शियस स्पीशीज गुड है सर, कॉन्शियस स्पीशीज गुड्स है सर, आपने बताया। क्या कहा था इसको, क्या कहते हैं इसको, वैसे भी क्या कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं कॉन्शियस स्पीशीज गुड्स को? स्नॉब गुड्स और एवलेट। अभी एग्जांपल लेके चले थे। 69 पढ़ो जल्दी जल्दी। द गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, क्या कहा जाता है जिसका प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? कौन सी गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड सर, सब्स्टिट्यूट गुड सर। कैसा होता है? प्राइस बढ़ा, अभी बता के हटा था उस दिन, प्राइस मेरा बढ़ा, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग मुझे छोड़ के वहां भाग जाएंगे। सर गिवन गुड्स में भी तो यही होता है, वो इनकम के साथ देखा जाता है ना गिवन गुड्स को और इंफीरियर गुड्स। ओके सर। भूल गए? यही गलती करते हो सब लोग, यही तो गलती है, क्योंकि वो इनकम के साथ देखा जाता है बच्चों। बट सर गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है। आप पर जैसे देखा हाँ जाए, जी सर, प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव एक बात होता है। बताओ, एक बात का आंसर दो, गिवन गुड्स पढ़ी किसके लिए थी हमने? सर ऐसे तो हमने इनकम के लिए पढ़ी, बट हमने 12th में पढ़ी है कि प्राइस के तो लिए। यार फिर वही बात है, हाँ वो जी तो सर। पढ़ी तो है। अब एक बात बताओ, मुझे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और जिसमें से मेरा जो मेन ऑप्शन है वो फर्स्ट वन है, तो मुझे पहला वाला ऑप्शन टिक करना चाहिए, दूसरे वाले के बारे में सोचना चाहिए? सर जो पहले वाला है। कहाँ चले जाते हो यार? बट सर देखा जाए तो मैं बोलता हूँ जितना अपने आप को कंफ्यूज रखोगे ना उतना दिक्कत में रहोगे। एक चीज हमेशा मानना, कई बार कुछ चीजें सिंपल पूछी जाती है, हम उसको अगर डिफरेंट वे में सोचने बैठ जाएंगे ना तो उसका आंसर हमसे कुछ और निकल जाएगा। कई बार वो सही भी होता है, मैं ये नहीं कहता, बट अगर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हो तो हमें सीधा सीधा आंसर देना चाहिए। ठीक है, ओके सर। आगे 70th पढ़ो। इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज, बताइए, विद इन द फॉल इन इट्स प्राइस, क्या बोला जाता है? डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ रही है, अभी पढ़ के हटे थे, क्या कहते थे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एग्जांपल भी दिया हुआ है अच्छी तरह से एक्सपेंशन का। 71
क्वांटिटी सप्लाइड फॉर गुड और सर्विसेज इज द अमाउंट। बताइए क्या होती है क्वांटिटी सप्लाई? प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है सेल करने के लिए, प्रोड्यूसर विश कर रहा है हायर प्राइस पे बेचने के लिए, या प्रोड्यूसर बाय करने की, पीपल बाय करने की सोचेंगे? ऑब्वियस है प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है ना बेचने के लिए। Yes, sir. 72 सप्लाई क्या होती है? बताइए सप्लाई क्या होती है? Option C, sir. किसका रिलेशनशिप है? क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। ठीक है। इन द बुक मार्केट बताइए कैसा होगा बुक मार्केट? सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, क्या नहीं हो सकता? डिक्रीज इन द प्राइस, ऑब्वियस है सप्लाई गिर जाएगी। इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, ऑब्वियस है लोग स्टॉक कर लेंगे। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर, तो नेचुरल सी बात है सप्लाई गिरने के चांसेस है। बट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, क्या ये हो सकता है? बुक पब्लिशर कम हो जाए तो ऑब्वियस है सप्लाई गिर जाए। बताओ बताओ बताओ। नो सर। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका क्या लेना देना बुक पब्लिशर से। ज्यादा बना देंगे दूसरे वाले, उनको क्या दिक्कत है? वो तो तैयार बैठे हैं हमारे। दोबारा बताना। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन द बुक मार्केट, इन द एक बार दोबारा देख लेते हैं। इन द बुक मार्केट सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज, बुक्स की सप्लाई गिर जाए। अच्छा हाँ, डिक्रीज इन द प्राइस दिया हुआ है भाई, वो आएगा। Sir, B option. हाँ जी, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए, डिक्रीज लिखा है ना कि इंक्रीज लिखा है। जब सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो क्या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स में होती है या कैसे होगा? जल्दी जल्दी पढ़िए फटाफट, एक बार दोबारा पढ़िए। हिमांशु दोबारा एक्सप्लेन कर इसको। सर जो हमारे पास सप्लाई ऑफ बुक्स की वो डिक्रीज हो गया है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब एक्सेप्ट, मतलब इन चीजों के मतलब अलावा किस चीज से? हाँ, एक्सेप्ट किस किस चीजों से अकर हो सकती है? किस किस चीजों से बताओ? सर अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है सर, अगर हाँ प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो नेचुरल सी बात है वो अलग चीज है। बट इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस, इंक्रीज इन द पेपर प्रोडक्ट्स, ये सारे एक ही चीजें है ना। बुक पब्लिशर भी, क्योंकि बुक पब्लिशर का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो याद अगर प्राइस, चलिए 74 बोलिए अब। 74 बताइए। प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज 10%, सप्लाई ऑब्वियस है इंक्रीज 25%। निकालिए कितना आता है? 25 बाय में 10, 2.5. ए या सी? कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव? ये सर बस कोफिशिएंट नेगेटिव होता आपने बोला था। चलिए आगे 75 पढ़िए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज, किसकी वजह से इंक्रीज होंगे? नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक विल इंक्रीज। प्राइस की वजह से ज्यादा सेलर आने शुरू, डिमांड की वजह से या सप्लाई की वजह से? सप्लाई की वजह से। हेलमेट का तो डिमांड। डिमांड कहां से आ गया बच्चों? सर बाइक की। पढ़ के बता। सर अगर बाइक की डिमांड ज्यादा होगी तो सेलर इंक्रीज हो जाएंगे। सेलर कैसे इंक्रीज हो जाएंगे बताइए? एक बात का आंसर दे। सप्लाई मिल नहीं रही है तो सेलर कहां से इंक्रीज हो जाएंगे मुझे बताइए? सप्लाई ज्यादा आएगी तभी तो सेलर, बेचने वाले भी तो ज्यादा आएंगे ना। हाँ जी, फिर पता है एक चीज को ना पढ़ने वक्त ना, एक चीज मेरी प्लीज रिक्वेस्ट मान के चलना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो पहले जो कंसेप्ट जिसके साथ लिंक्ड होता है, ऑब्वियस है वो चीज सोचो। सेलर्स के बारे में जब भी बात की जाएगी तो सप्लाई के बारे में बात की जाएगी। डिमांड सिर्फ आज तक किसके लिए बताई थी मैंने? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी या नहीं बताई थी? मुझे इस बात का आंसर दो। हाँ जी सब लोग। तो फिर कंज्यूमर के टाइम वाली चीज को सप्लाई के साथ क्यों रिलेशन में ले जाते हो? सेलर ये सब चीजें तो सप्लाई के साथ रिलेशन है। मैंने 3 चीजें अभी तक जो आपके साथ डिस्कस की हैं एक चैप्टर के अंदर, एक डिमांड, एक सप्लाई, एक यूटिलिटी। मुझे बताइए डिमांड हिमांशु किसके लिए पढ़ाई है? कंज्यूमर के लिए। यस सर। तो डिमांड जहां भी शब्द यूज होगा वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ कंज्यूमर व्यू से जाएगा, उसमें सप्लाई या सेलर का कोई नाम नहीं आएगा सर। और जब सप्लाई की बात करूंगा तो वहां सेलर या प्रोड्यूसर या बात नहीं आएगी। और जहां यूटिलिटी की बात करूंगा मैं, नेचुरल सी बात है वो भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसका नाम ही थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब क्लियर हो रहा है पॉइंट? अपने माइंड को कभी भी गलत डायरेक्शन में मत लेके जाना कि ये मत सोचना कि यार ये चीज तो इसमें भी पॉसिबल है। अरे वही वो कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम अपने आप वो कंसेप्ट क्यों लगा दे? पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट 76 सर बी ऑप्शन।
सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस डैश इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऑब्वियस है, किस पे सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर, ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, बॉटल्ड वाटर क्या आ रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो प्राइस क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज। एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से देखो भाई, जब बॉटल्ड वाटर का ऑब्वियस है सप्लाई ऑब्वियस है कम आ रही है तो नेचुरल सी बात है प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सप्लाई कम आती है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही ना, जब ऑब्वियस है चीज आ ही नहीं रही तो नेचुरल सी बात है प्राइस को बढ़ा के जाएगी और क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। आगे चलिए 77। पढ़िए 77। डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कैमरास, बताइए। अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम, बोलिए क्या आंसर आना चाहिए। Is the price and number of cameras bought? डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमराज, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना। डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमराज, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम। सर डी ऑप्शन होना चाहिए। सेम है, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कैमरा, तो किसकी वजह से होगा, बताइए किसकी वजह से होना चाहिए, प्राइस के इंक्रीज होने से, बट किसकी वजह से होगा, प्राइस के इंक्रीज। सोचो सोचो भाई। हाँ जी हिमांशु, क्या आना चाहिए। The price of cameras. Other factors होंगे जो प्राइस के अलावा। अदर फैक्टर्स होंगे प्राइस के अलावा, बताओ क्या आना चाहिए। अदर थिंग्स रिमूविंग, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम क्या आना चाहिए, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कैमरास। पॉइंट पहले तो पढ़ा करो क्वेश्चन को। डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरास, डिमांड हो गई गिर गई। अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम, ठीक है, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम, सारी चीजें सेम है, डैश क्या आना चाहिए, अब बताइए ऑप्शन सर, कौन सा आना चाहिए हिमांशु। सी ऑप्शन सर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैमरा। यस सर, क्योंकि सर डिक्रीज हुई डिमांड कैमरा से। हाँ जी मुस्कान सिंगला, क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन। बी या डी, डी। डी कैसे आएगा बताओ। तो प्राइस भी कम होगी और जब डिमांड कम हो रही है तो मतलब नंबर ऑफ कैमरास तो कम होंगी। नंबर ऑफ कैमरास क्या होंगे, नंबर ऑफ कैमरास बोर्ड भी तो कम होंगे ना अगर डिमांड कम है किसी चीज की। हाँ अब समझ में आया कुछ को। और सोचो, और किस किस को समझ में आया। हिमांशु दोबारा पढ़ अब इसको। डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरास, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम। तो डिक्रीज हो रही है डिमांड कैमरास की, ठीक है, डिक्रीज डिमांड। अब एक बात बता दे, क्वांटिटी डिमांडेड की कई बात नहीं हो रही है, तू वो सोच रहा है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, वो नहीं है, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब सब लोग पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ जी, अदर थिंग्स रिमेनिंग रिमेन है ना सर ये। हाँ जी, अदर थिंग्स रिमूविंग नहीं है, रिमेनिंग द सेम है। तो क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें तो किसी और फैक्टर्स की वजह से ही हुआ है ना डिमांड कम। हाँ, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम नहीं है, रिमूविंग द सेम है। अब माता जी ने पूछा था रिमेनिंग है रिमूविंग है, दोबारा पढ़ लो। सर रिमूविंग है सर, मैं बस गलत लिखा है क्या, नहीं लिखा गलत, ये रिमूविंग का मतलब बनता है। सर आप जो कह रहे हो कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड जो आप कह रहे हो सर, वो मेरे ख्याल से इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों जगह एक ऊपर वाली लाइन लिखी है, एक नीचे वाली लाइन लिखी है, तो फिर तो कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं ये, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी इसीलिए बन रहा है। दोबारा पढ़ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। कहता है डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कैमराज, कैमरा की डिमांड कम हो रही है, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम डिक्रीज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर बॉट। अब इस लाइन को पूरा लिखो, एक बार लिखो, पूरा लिख के देखो कॉपी में, अब समझ में आएगी।
एक्सप्लेन करूं अब? आगे सर समझ आ गया? एक्सप्लेन कर फिर क्लास में। सर जैसे डिक्रीज हो रही है डिमांड के अंदर, डिमांड कैमरास की सर, क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं हो रही है उसकी, लेकिन डिक्रीज हो रही है डिमांड कैमरास की, तो उससे क्या होगा कि जो प्राइस है उस कैमरे का वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिक ही नहीं रहा, तो सेलर को बेचना था ही उसको, तो उससे डिक्रीज हो जाएगा, और कैमरास भी कम इंपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि डिमांड पहले ही कम है, तो इसलिए सर डिक्रीज उसको डिक्रीज कर देगा प्राइस को और नंबर ऑफ कैमरास बॉट को भी, क्योंकि डिक्रीज है डिमांड में। और ठीक है मुस्कान सिंगला जी आप पढ़ो और पढ़ो। डिक्रीज इन डिमांड मतलब किसकी वजह से हुआ, मतलब खुद ही हुआ ना? हाँ खुद ही हुआ। आप इस कंसेप्ट को पढ़ के चलो, आप क्वांटिटी डिमांडेड को मत पढ़ना यहाँ पर। अब समझ में आ रही है कि मतलब मार्केट में डिमांड कैमरास की कम हो रही है, अदर थिंग्स रिमूविंग द सेम, अदर थिंग्स सेम जा रही है, रिमेनिंग नहीं, रिमूविंग द सेम, सेम जा रही है, तो क्या होगा आपके पास डिक्रीज हो जाएगा किसका, प्राइस भी कैमरे का, और कंज्यूमर बॉट भी कम करेंगे। अब बताइए नंबर ऑफ कंज्यूमर बॉट, अब क्लियर है? हाँ जी Yes, क्लियर हुआ? ये अलग सा कंसेप्ट था क्वेश्चन सर में। मतलब सर इसको सिंपल वे में लेके चलो और तब आंसर डी आ जाएगा। हाँ जी तब आंसर आएगा। हम कई बार क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते वक्त, इसीलिए गलती मत करना, पेपर में 2 बार क्वेश्चन जरूर रीड करना जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ठीक है? मार्क कीजिए इसे, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ गुड ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरी and hot weather increases the demand of strawberry, the quantity of strawberries bought, अब क्या होना चाहिए? जल्दी पढ़िए साक्षी, क्या होना चाहिए? Good growing condition increases supply of strawberry and hot weather increases the demand of strawberry, the quantity of strawberry bought, क्या करना चाहिए बताइए? सर बी ऑप्शन। B does not D increase and price rise। यस सर। यस सर डी ऑप्शन होने चाहिए सर। फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? ए क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो ए भी लग रहा है। इंक्रीज तो होगा बट माइट बे इंक्रीज, फॉल भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। सर जब सप्लाई कंडीशन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड हॉट वेदर इंक्रीज, ऑब्वियस है हॉट वेदर भी बढ़ रहा है, द डिमांड ऑफ स्ट्रॉबेरी से, तो क्वांटिटी सप्लाई बॉट इंक्रीज होगी, ये तो पक्का पता है क्योंकि गुड ग्रोइंग कंडीशंस है इंक्रीज ऑफ सप्लाई की। पर ये कैसे कह सकते हो कि इंक्रीज हो जाएगा प्राइस भी राइज हो जाएगा? फाइनल है? कुछ जरूरी है? क्योंकि सर आपने बोला कि अगर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो प्रोड्यूसर हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, तो प्रॉफिट जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है बच्चों, पर एक बात और भी याद रखना, प्राइस बढ़ाना प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होता। डिमांड इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, तो प्राइस भी राइज होगा ना? डिमांड राइज होती है पर प्राइस हमने एक चीज और पढ़ी है, मेरी बात ध्यान रखना प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ाया, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप कहीं नहीं पढ़ाया। तो जब भी मैं अगर बात करूं डिमांड अगर राइज होती है तो जरूरी नहीं है प्राइस राइज होगा, एक कंडीशन हो सकती है डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ सकता है, बट माइट राइज प्राइस। हमेशा याद रखना, दिमाग में बैठ के याद रखना, हमने मुस्कान बंसल कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है? प्राइस बढ़ता है, डिमांड ऑब्वियस है घट जाती है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ जाती है। पर मैंने ये पढ़ाया कि प्राइस और डिमांड की वजह से ये होता है तो प्राइस भी आएगा, कभी पढ़ाया मैंने आज तक ये बात? हाँ जी, मुस्कान बंसल ने पढ़ाया ये बात क्लास में? साक्षी पढ़ाया है ये बात? नो सर, नहीं पढ़ाया। तो बिजली माइंड में ये प्लानिंग रख के चलना कि हम हमेशा उसके लिए एक ऑप्शन ले सकते हैं, हम फाइनल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बुक्स में कहीं भी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, पर डिमांड का प्राइस के ऊपर जो रिलेशनशिप है वो हमारे साथ डिस्कस नहीं किया गया। अब क्लियर है सबको? आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट ही तो क्लियर करने के लिए बैठा हूं। हाँ जी, कंफर्ट स्लाइस बिटवीन, बताइए। सी ऑप्शन, अननेसेसरी एंड लग्जरीज। किस किस में लाई करता है कंफर्ट? ऑब्वियस है अननेसेसरी और लग्जरीज। 80th पढ़िए। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई, बताइए बढ़ा सकते हो, घटा नॉट सकते बी हो? चेंज। 81 सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्ट, बताइए बताइए सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्ट, लार्जर हो रही है, स्मॉलर होती है, कैसी होती है सप्लाई कर्व? लार्जर सप्लाई से। पागल हो गया तू? तो स्मॉलर होती है। स्मॉलर होती है? कहाँ खो रहा है भाई? ध्यान से पढ़ियो, ध्यान से देखियो आज सप्लाई कर्व जाके कैसा होता है, ऐसा होता है, और ऊपर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है कहीं कम। सप्लाई कर्व मूव्स टू राइट, सेम अगला क्वेश्चन आ गया। क्या होगी अब? सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बता फटाफट। इंक्रीज। 83 पढ़िए फटाफट, पढ़िए 83। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बीच में होता है? क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड टू अ चेन इट्स द प्राइस, या कुछ और होता है? मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही आना चाहिए। यस सर। हाँ जी। 84th
Elasticity of supply measured by dividing the percentage change in quantity supply of a good by, बताइए जरा। परसेंटेज चेंज इन ऑप्शन प्राइस। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, तो क्या होती थी? 0 इनइलास्टिक। इलास्टिक। सर इनइलास्टिक। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, बताइए क्या आना चाहिए? 1 से ज्यादा है तो प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑब्वियस सप्लाई में ज्यादा होगा कंपेयर टू इट्स प्राइस। ए ऑप्शन। इफ द क्वांटिटी सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, बताइए 1 होगा या क्या होगा? बराबर होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राइट, यस। नेक्स्ट निकालिए फटाफट। कोफिशिएंट निकालना है, याद रखना कोफिशिएंट निकालना है। आंसर नेगेटिव भी लिख सकोगे क्योंकि और नेगेटिव तो होगा, निकालने की वैसे जरूरत नहीं होती, नेगेटिव एक ही दे रखा है क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, पता है ना सबको। तो कोफिशिएंट और सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी में क्या फर्क होगा? कोफिशिएंट में आंसर वही आएगा जो इनका रिलेशनशिप के साथ है। प्राइस इलास्टिसिटी पूछी जाए तो उसको पॉजिटिव कर देना। प्राइस अगर पूछा जाए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कोफिशिएंट वाले में नेगेटिव। हाँ जी, हमेशा याद रखता। सर बट अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते जैसे हमने एक्सेप्शंस पढ़ी जैसे डायमंड, हम अपने आप क्वेश्चन बनाने वाले हैं क्या? इतना ना दिमाग लगाया करो। मैं पूछ रहा हूं सर, मैं ऐसे ही इतना टेंशन ना लिया करो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, अगर मंदिर के बाद दिखा है जूते बाहर उतारो, जूते उतारा करो भैया, चप्पल ना उतारने बैठ जाया करो, ठीक है? बार बार बोलता हूँ ये बात, चप्पल मत उतारा करो। तुम चप्पल उतारने बैठ जाते हो, क्यों परेशान होते हो यार? इतना स्ट्रेस लेके तो हम कैसे काम करेंगे? हमेशा आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन करो और कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करो। हमें ज्यादा एक्स्ट्रा सोचेंगे ना तो गलती हो जाएगी हमसे, क्योंकि हम अपना दिमाग लगा देंगे, वो कुछ और सोच रहा होगा। वो तो सिंपल क्वेश्चन दे रहा होगा, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे होंगे। 89th, इसका आंसर सब बच्चों से अपने आप निकलना चाहिए। सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा, ज्यादा मत लगाना। मैं बताऊं? हाँ जी सर बता दो। कमाल है, ये देखो Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10P। P की जगह क्या रख दूं? 15 रख दूं? 15। कितना आएगा? 50। अब सपोज मैं प्राइस को 30 कर देता हूं, अब देखो कितना आता है। 30 करो। 200। कितना आ गया? अब आपके पास दोनों की क्वांटिटी आ रही है, दोनों का प्राइस पता है? हाँ जी। निकाल लो फटाफट इलास्टिसिटी, निकाल लो फटाफट कितना आना सर इसमें भी आर की इलास्टिसिटी लगाना है या सिंपल लगाना है? सिंपल, सिंपल लगा के देखो। बट से पॉइंट मेथड क्या रखा है वो तो फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पे। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, आप सिंपल लगा के तो देखो एक बार। मैंने आपको एक प्राइस दिया था 15, एक और रख दिया एक और ऑप्शन के लिए, अब चेक करके देखो ना कितना आएगा। सर इस अकॉर्डिंग टू 10 आ रहा है। नहीं 50, ऑब्वियस है। चेंज इन सप्लाई कितना है बताओ? 150। हाँ जी। बाय में 50। प्राइस में बाय में 50। सर प्राइस में तो सिर्फ 15 का ही चेंज है। आप पहले ये इसका प्रोपोर्शन नहीं निकालोगे? पहले इन दोनों का चेंज कितना है? 150। बाय में 50 रखूंगा ना, ऑब्वियस है, क्योंकि रखना पड़ेगा ना, परसेंटेज चेंज देखना होता है। हाँ जी सिंगला जी, अब बोलो। अब नीचे देखो कितना चेंज आ रहा है? 15। बाय में 15। हाँ जी, यही फॉर्मूला था ना, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई अपॉन में ओल्ड सप्लाई, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय में ओल्ड प्राइस, यही किया मैंने। आंसर निकाल लो कितना आता है। डी आ जाएगा सर। बट एक ऐसे क्वेश्चन था सर, हम जैसे सर मेथड्स करते थे तो आंसर डिफरेंट आते थे। अगर पॉइंट मेथड से करते थे या प्रोपोर्शन मेथड से करते थे तो सर फिर जैसे मैं पॉइंट मैंने से पूछा आपको मिड पॉइंट इलास्टिसिटी समझाने के लिए यूज किया था कि अगर मैं प्राइस से डिमांड पे जा रहा हूँ, ये डिमांड से वापस जा रहा हूँ, तब आर्क यूज करना है। बट मैंने यहाँ पर सप्लाई फंक्शन में तुम्हें आर्क कब पढ़ाया? मुझे तो पहले तो एक बात का आंसर दे वासु।
नहीं सर, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मुझे कि इस बात का आंसर दे, मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कहीं आर्क का मेथड लिखवाया या जैसे मैंने वो तो मिड आपने पॉइंट पढ़ाया नहीं सर, इलास्टिसिटी? फिर क्यों परेशान हो रहे हो भाई? मैं यहाँ आपने वो आर्क नहीं पढ़ा मेथड सर। या मैं क्यों दूसरे मेथड लगाऊं जब सिंपल से आंसर निकल सकता है बच्चा, आगे क्यों बढ़ूंगा मैं? चलिए नेक्स्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा कब सिंपल वाला लगाना है और कब आर्क मेथड प्राइस लगाना है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमेशा सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ में नहीं, डिमांड में। डिमांड में आपको ज्यादातर मोस्टली ऑफ द केसेस मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का एग्जांपल लगाना है। अगर कह दिया जाता है कि आपके पास मिड पॉइंट इलास्टिसिटी नहीं लगाना तो सिंपल लगाना है, प्रोपोर्शनेट वाला। और एक और गैस दे देता हूं, अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का आंसर ही नहीं है, ठीक है, और दूसरे वाले से निकल रहा है तो निकाल दो, क्यों परेशान होते हो? ओके सर। ठीक है, चलिए 90th। Which of the following is likely to have perfectly inelastic demand? बताइए किसकी inelastic होती है डिमांड की? यार ये ना बताना, अब ये नहीं आता हमें, ये तो बोलना देना। हाँ जी, नेक्स्ट 91 बोलो, क्या आना चाहिए इसका आंसर? रेशनल कंज्यूमर क्या करता है? बेस्ट डिस्क्राइब करो रेशनल कंज्यूमर को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सर, क्योंकि हमने इसमें वो पढ़ा है assumptions द में। एम ऑफ कंज्यूमर एलोकेटिंग हिज इनकम, बताइए। मैक्सिमाइज क्या करता है? यूटिलिटी को करना चाहता है। यस ऑब्वियस है, टोटल यूटिलिटी यही करना चाहता है। कहता है कि मैक्सिमाइज करके चलता हूं, जितनी यूटिलिटी जितनी ज्यादा इकट्ठी की जा सकती है करता रहता हूं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी तो घटती रहती है, वो तो मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकता, टोटल यूटिलिटी ही मैक्सिमाइज होती है। हायर प्राइसेस, पीपल डिमांड मोर ऑफ द सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर द प्रेस्टीज गुड्स। बताइए क्या कहा जाता है, कौन सा वेबलेन इफेक्ट। 94 जल्दी बोलिए। इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशन इंक्रीज 30 to 30,010, ये थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, मैंने बताया था जब 100 200 50 रुपए चेंज होते हैं कार में, अगर कल भी एग्जांपल दिया था, बताइए क्या आएंगे वो? पॉइंट इलास्टिसिटी। 95th, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कल भी बताया था, 100 रुपए कार में बढ़ा के बताए थे, तो पॉइंट इलास्टिसिटी का एग्जांपल है। 95th में बताइए क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस से कम चेंज हो रहा है, कैसा होगा बताइए? इनइलास्टिक। 96, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। 97th, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, फॉल नहीं, गलत है। सीजनल चेंज डज नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। टैक्सेस एंड सब्सिडी डज नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, करते हैं। विच विद लोअर कॉस्ट इट्स प्रॉफिटेबल सप्लाई मोर कमोडिटी। हाँ जी बोलिए क्या होना चाहिए, करेक्ट कौन सी? इफ द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, डिमांड ज्यादा आ रही है सप्लाई से, तो क्या कहेंगे? देन द प्रेशर ऑफ, क्या कहेंगे? अपवर्ड। सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल कमोडिटी कैसी होती है बताइए? ज्यादा बढ़ा सकते हो उसको? इनइलास्टिक है सर, परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद सप्लाई कर्व, सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? फ्लो है या फ्लो एंड स्टॉक है? फ्लो कंसेप्ट। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय सर। थैंक यू सर।